बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सुधीजनों, वाराणसी स्थित सारनाथ हमेशा मुझे आकर्षित करता रहा। कई बार दिल को टटोला, पर कारण कभी स्पष्ट नहीं हुआ। शायद रूहानी आकर्षणों का कोई उत्तर नहीं होता। आप ध्यान में होते हैं तो सिर्फ होते हैं। वर्तमान में महाबोध इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हमारे अच्छे मित्रों में हैं। एक दिन मैं उनके ऑफिस में बैठा था और सहसा पूछ बैठा, आपके विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? विद्यालय की स्थापना सन 1935 में हुई थी। क्या कोई पत्थर भी इस संदर्भ में लगा हुआ है? जवाब नकारात्मक था। मैंने कहा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि विद्यालय की स्थापना हो और उसकी स्थापना का कोई पत्थर न हो? और इस उत्तर की तलाश ने हमें मूलगंध कुटी बिहार पुस्तकालय तक ले जाकर पहुंचा दिया। पुस्तकालय की स्थापना 11 नवंबर 1931 को श्रीलंका निवासी श्री अनागरिक धर्मपाल जी के द्वारा की गई थी। आपका जन्म 17 सितंबर 1864 को श्रीलंका में हुआ था। आपके पितामह दक्षिणी लंका के सुप्रसिद्ध शहर भातर के रहने वाले थे। 1835 में आप वहां से आकर कोलंबो में बस गए। वे एक प्रसिद्ध फर्नीचर व्यवसायी थे। विरासत में बहुत कुछ मिला था अनागरिक धर्मपाल जी को। पिता श्री दोन करोलिस हेवा वितारण और माता श्रीमती मल्लिका एक धनी परिवार से ताल्लुक रखते थे। पुस्तकालय में श्री अनागरिक धर्मपाल जी के संदर्भ में तो हमें जानकारी बहुत कुछ मिली, पर विद्यालय स्थापना के पत्थर की जानकारी से हम यहां भी महरूम रहे। पुस्तकालय के ठीक सामने श्री
अनागरिक धर्मपाल जी की स्मृतियों को संभाले हुए एक संग्रहालय का निर्माण हुआ है। विद्यालय स्थापना पत्थर की तलाश में हम संग्रहालय जा पहुंचे। खूबसूरत अंदाज में निर्मित यह संग्रहालय जानकारियों का अनमोल खजाना है। श्री अनागरिक धर्मपाल जी की स्मृतियों के पन्ने जब महाबोधि इंटर कॉलेज सारनाथ के प्रबंधक आदरणीय सुमिथानंद थेरो ने खोलने शुरू किए तो हम मंत्रमुग्ध सुनते चले गए। प्रणाम सर, आपसे एक सवाल जानने की बहुत इच्छा थी कि इस सारनाथ के अंदर अनागरिक धर्मपाल जी ने बहुत बृहद और सराहनीय कार्य किया। अनागरिक धर्मपाल जी के नाम में अनागरिक शब्द क्यों लगा हुआ है? जो एक तरफ से जो अनागारिक मतलब एक तरफ से हम लोग को दो शब्द का अर्थ होता है। एक से अनागारिक मतलब एक तरफ सब घर परिवार सब छोड़ा है। एक तरफ से अनागारिक हम लोग को श्रीलंका भाषा से एक तरफ से हम लोग को मीनिंग है जो ब्रह्मचारी है, सब छोड़ के उन्होंने जो भारत में आया है भगवान बुद्ध का धर्म प्रसार प्रचार के लिए। 20 जनवरी 1891 को श्री धर्मपाल जी वाराणसी स्थित सारनाथ आए थे। यहां की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। खंडहरों में सूअर विचरण करते थे। आवास के नाम पर मात्र जैन मंदिर थे। धम्यक स्तूप भी क्षतिग्रस्त हो चुका था। आपने सारनाथ के पुनरुद्धार का संकल्प लिया। यहां से आप बुद्ध गया भी गए। वहां की स्थिति और भी कारुणिक थी। इस वेदना और संकल्प को लेकर आप श्रीलंका वापस चले गए। वहां आपने 31 मई 1891 को महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की। इस विशिष्ट जानकारी को श्री सुमिथानंद थेरो से लेकर हम संग्रहालय की तरफ पलटे। सुधीजनों, संग्रहालय दुर्लभ चित्रों से भरा पड़ा था। तभी हमारी नजर एक अद्भुत चित्र पर पड़ी। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में एक सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसकी याद तो आपकी स्मृतियों में होगी ही सुधीजनों। उस सम्मेलन में विवेकानंद जी का उद्बोधन आज भी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत का और चर्चा का विषय है। बहुत कम लोगों को पता है सुधीजनों कि उस सम्मेलन में बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि के रूप में श्री अनागरिक धर्मपाल जी भी शामिल हुए थे। यह उसी समय का दुर्लभ तस्वीर है। कहते तो यहां तक है कि अनागरिक धर्मपाल जी ने अपने समय में से विवेकानंद जी को समय दिया था, जिस समय के अंतर्गत उन्होंने अपना पूरा उद्बोधन वहां शिकागो में दिया था। शिकागो वापसी के समय होनोलुलु बंदरगाह पे अनागरिक धर्मपाल जी की मुलाकात श्रीमती मेरी फोस्टर से हुई। यह एक ऐतिहासिक मुलाकात थी। श्रीमती फोस्टर आपके विचारों से इतनी प्रभावित हुई कि आपने 1903 से लगातार 10 वर्षों तक 3000 रुपया प्रति वर्ष महाबोधि सभा को सहायता प्रदान की। 1904 में अपनी माता श्रीमती मल्लिका से प्राप्त 600 रुपए में थोड़ी सी जमीन क्रय कर एक छोटी सी कोठरी बनाकर श्री धर्मपाल जी स्थायी रूप से सारनाथ में निवास करने लगे। आपका स्वप्न यहां एक सुंदर बुद्ध विहार बनाने का था। अध्ययन में रुचि के कारण आपने सारनाथ में महाबोधि पुण्य पाठशाला की स्थापना की। यह एक निःशुल्क प्राइमरी पाठशाला थी। हमने श्री सुमिथानंद थेरो जी से आग्रहपूर्वक पूछा
उस प्राइमरी पाठशाला की स्थापना का कोई पत्थर भी था क्या? आपके जवाब ने हमें खुशियों से भर दिया। हां, वो पत्थर आज भी संग्रहालय में है। सुधीजनों, इस समय स्क्रीन पर आप उसी स्थापना पत्थर को देख रहे हैं जिसकी तलाश में हम महाबोधि इंटर कॉलेज सारनाथ से यहां तक पहुंचे हैं, जो ये बतला रहा है कि वर्तमान महाबोधि इंटर कॉलेज सारनाथ की स्थापना का जड़ 1904 है। खोज पूर्ण हुई थी, पर जिज्ञासा अभी बाकी थी। आखिर मूलगंध कुटी बिहार का निर्माण कैसे हुआ था? हम संग्रहालय से बाहर आए, तभी आदरणीय सुमितानंद थेरो जी ने दो अद्भुत बातें हमें बताई। पहला, आज जहां पे यह संग्रहालय मौजूद है वहीं कभी पुण्य प्राइमरी पाठशाला हुआ करती थी, और दूसरा, पुण्य प्राइमरी पाठशाला और संग्रहालय की गवाही देता वो पुराना गुलमोहर का वृक्ष आज भी यहां ध्यानस्थ खड़ा है। सुधीजनों, सारनाथ का पुरातत्व उत्खनन स्थल संपूर्ण दुनिया के आकर्षण का केंद्र है। इस स्थल की सर्वप्रथम खुदाई 1815 में कर्नल सी मैकेंजी ने कराई थी। मेजर मार्कम किट्टो का भी जिक्र आता है इस स्थल के उत्खनन में। अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपने उत्खनन कार्य को दिसंबर 1834 में प्रारंभ किया और जनवरी 1836 में समाप्त किया। आपको यह जान के अद्भुत आश्चर्य होगा कि उस वक्त के उत्खनन कार्य पे मात्र 517 रुपए 3 आने तथा 10 पैसे की लागत आई थी। धम्यक स्तूप, बौद्ध विहार और अशोक की लाट इस उत्खनन के महत्वपूर्ण परिणाम हैं। उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं को नजदीक ही पुरातत्व संग्रहालय में देखा जा सकता है। धम्यक स्तूप के बारे में कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने यहीं अपना पहला उपदेश दिया था। आज की तारीख में यहां लाइट एंड साउंड कार्यक्रम दर्शनार्थियों के लिए होता है, जिसमें सुधी दर्शक बुद्ध के जीवन चरित्र से परिचित होते हैं। धम्यक स्तूप के ठीक बगल में मूलगंध कुटी बिहार का उत्खनन परिणाम भी हमें दिखाई पड़ा। कभी महात्मा बुद्ध यहां ध्यानस्थ हुआ करते थे। इसी मूलगंध कुटी बिहार के पैटर्न पे श्री अनागरिक धर्मपाल जी ने वर्तमान मूलगंध कुटी बिहार का निर्माण कराया। इसके लिए भिंगा नरेश राजर्षि उदय प्रताप सिंह जुदेव ने 2000 रुपए में भूमि क्रय कर धर्मपाल जी को प्रदान की। इसी भूमि पर सुधीजनों मूलगंध कुटी बिहार का निर्माण हुआ। 19 नवंबर 1931 में इस मूलगंध कुटी बिहार का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर श्री दयाराम साहनी ने किया। इस अवसर पे आपने महाबोधि सभा को शाक्य मुनि गौतम बुद्ध की प्रामाणिक अस्थियों को समर्पित किया। धर्मपाल जी की इच्छा थी कि वे सारनाथ में रहें और यहीं मूलगंध कुटी बिहार को देखते हुए अपने अंतिम वक्त बिताएं। उन्होंने प्रण किया था कि वे लंका नहीं जाएंगे और न तो उनका मृत कलेवर ही लंका ले जाया जाए।
आपने 1931 की 12 जुलाई मंगलवारी को श्री रेवत स्थविर प्रवज्या ग्रहण की। अब आपका नाम श्री देवमित धर्मपाल हो गया। 1933 में 16 जनवरी को सारनाथ में नव संस्थापित सीमा में आपने उपसंपदा ग्रहण की। आपके चाहने वालों को एक नया नाम मिला, भिक्षु श्री देवमित धर्मपाल। सुधीजनों, प्रकृति के शाश्वत नियम कभी नहीं बदला करते। शरीर शिथिल पड़ता जा रहा था। यह मेरे मरने का समय है। अगले जन्म में वाराणसी के ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न होकर बौद्ध धर्म का मैं उत्थान करूंगा। तथागत नामक सम्यक संबुद्ध के धर्म प्रचार एवं प्रसार के लिए अभी 25 बार मैं जन्म लूंगा। अप्रैल मास की 29 तारीख को यह कहते हुए आपने सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जो भी जानना चाहिए मुझे ज्ञात है। जो भी करना चाहिए मैंने किया। जिसका त्याग करना चाहिए मैंने किया। इसलिए अब मैं बुद्ध हूं, पूर्ण जागृत। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।